नमस्कार। स्पंदन योगा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले समझ ले प्राणायाम का मतलब क्या है। प्राणायाम तो सारे लोग जानते हैं। प्राणायाम का मतलब है, दो शब्दों से ये बना हुआ है, प्राण और आयाम। आयाम मीन्स डायमेंशंस। तो प्राण के डिफरेंट डायमेंशंस और उस तक पहुंचने की क्या टेक्निक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो प्राणायाम के कितने प्रकार हैं और उसको कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमें मालूम है कि डिफरेंट मानसिक परिस्थितियों में हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। गुस्से में अगर हम हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एक होगा, जब हम खुश हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एक होगा। जब डिप्रेशन में हैं तो सिंकिंग फीलिंग होती है, उस वक्त हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एक होगा। दो तरह की धारणा है। एक तो है कि अगर मानसिक मन को हम काबू में करने पाएँ, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा जो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, जब मानसिक मॉडिफिकेशंस को, मन के अंदर जो अशांति है उसको डायरेक्टली हम उसके ऊपर वर्कआउट करें और उसको हम शांत कर लें तो कोई समस्या ही नहीं है। ब्रीदिंग भी अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगी उसको कॉरस्पॉन्डिंग। हठ योगा के अंदर है कि मानसिक शांति को या मन को काबू में करना, ये चंचल होता है मन, इसको काबू में करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। इसलिए प्राण को अगर आपने काबू में कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, उसको मैनिपुलेट कर लिया, तो आप मन को भी शांत करने में कामयाब होने पाएंगे, ये संभव होगा। प्राणायाम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये खाना खाने के बाद नहीं करना है। आपको खाना खाने के लिए कि 5 घंटे के बाद गैप देनी चाहिए, उसके बाद ही करनी चाहिए। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। करने का समय आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बैठने का किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन। अगर नीचे बैठने में आपके घुटने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है या सारी चीज़ें हैं, तो मित्रासन, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे बैठ करके ही करनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि प्राणायाम का पूरा प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस ना हो। जॉइंट में ब्लॉकेजेस होगा तो उसमें प्राण का फ्लो प्रॉपरली नहीं होने पाएगा। तो ये ब्लॉकेजेस निकालने के लिए आपको सर से पैर तक जॉइंट्स के मूवमेंट्स करने होंगे, कुछ योगासन करने होंगे। उसके अलावा अगर आपके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह का बिल्डअप है तो सत्कर्मा के थ्रू धोती, बस्ती, धोती, नेति, त्राटका, कपालभाति, नौली, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके थ्रू आपको उसको दूर करनी पड़ेगी। तब जा कर के आप इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके पूरे शरीर में। अवेयरनेस के साथ आप करेंगे प्राणायाम तो इसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। आज का दौर जो है ये कोविड-19 पैंडेमिक का समय है, लॉकडाउन कंडीशंस में है, जहाँ इम्यूनिटी आपका बहुत ज़्यादा काउंट करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऑलरेडी रिसर्च के थ्रू बताया हुआ है 80% हमारे डिजीज़ हैं वो साइकोसोमेटिक बाय नेचर हैं। वो आपके मन की अशांति की वजह से, मन के डिफरेंट वाइब्रेशंस की वजह से वो उनका मैनिफेस्टेशंस होता है फिजिकल फॉर्म में। तो बेहतर होगा अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पाएँ इसको कंट्रोल करके। और इसका कंट्रोल कैसे होता है? प्राणायाम के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट इसका भी होता है और प्राणायाम के थ्रू भी होता है। तो उसको अगर आप काबू में कर लेंगे तो 80% से ऊपर जो डिजीज़ होंगे उस पर आप काबू कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के दौर में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि आप योगासन का, प्राणायाम का, या जो अष्टांग योगा हम बताएं कि 8 लिम्स है उसका, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका आप रेगुलर हर दिन प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें
तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगी, आपका पूरा सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पर काम करेगा और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है उसकी संभावना कम होगी। एक और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो चीज़ है जो आजकल देखते हैं, जो पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, आपका दमा जिसको बताते हैं, अस्थमा, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके अलावा भी सर्दी, खांसी, फ्लू, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राणायाम से आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसा पहले बताया, इन सब चीज़ों से भी आप उबर सकते हैं। इसके अलावा आपने गौर किया होगा, कभी कभी आप एक फ्लोर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हो जा रहे हैं, आप फास्ट चलना पड़ रहा है, आपको थोड़े से भागने की ज़रूरत पड़ रही है, ब्रेथलेसनेस हो जा रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, समय लग रहा है नॉर्मल होने में आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका कारण यही है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, लंग्स की कैपेसिटी है वो आपकी घट गई है, उसको आपको दोबारा बढ़ाना है, लंग्स की कैपेसिटी को। लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको वापस लाने का है, प्रॉपर डीप इन्हेलेशन, डीप एक्सहेलेशन की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको वापस लौट करके आएगी। तो ये प्राणायाम से इसका फ़ायदा होगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखें आप, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन कैसे हमारे ब्लड से होते हुए डिफरेंट कोशिकाओं में जाता है। तो उसको आप देखें, उसके बाद हम लोग प्राणायाम पर चर्चा करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन, ओल्फैक्शन एवं फोनेशन शामिल है। दिन में हम लगभग 16,000 से 24,000 बार श्वास लेते हैं, जिसके द्वारा लगभग 11,000 लीटर ऑक्सीजन वातावरण से लेते या छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वातावरण के ऑक्सीजन को शरीर में कोशिकाओं को दिया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। इस वीडियो में श्वसन प्रणाली की संरचना, गैसों का परिवहन तथा श्वसन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो पहले मानव श्वसन प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। मानव श्वसन प्रणाली के दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग एवं निचली भाग। ऊपरी श्वसन प्रणाली में नज़ल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स होते हैं। नज़ल कैविटी में आने वाली हवा नासिका के विभिन्न हिस्सों से होती हुई नीचे फेरिंक्स में आती है। फेरिंक्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। फेरिंक्स के 3 हिस्से होते हैं, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरेंजोफेरिंक्स। लैरिक्स एक जटिल संरचना है जो 2 कार्य करती है, पहला हवा के आने जाने की नली एवं दूसरा ध्वनि की। निचली श्वसन प्रणाली में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एवं लंग्स होते हैं। ट्रैकिया ऊपर लैरिंक्स के साथ एवं T5 वर्टिब्रा के सानिध्य में होती है एवं नीचे ब्रोंकाई से मिल जाती है। ट्रैकिया C आकार के एनोको कार्टिलेजियस रिंग के घिरी होती है, जो ट्रैकिया को फैलने में मदद करती है ताकि भोजन एसोफेगस से जा सके। ब्रोंकाई ट्रैकिया के ऊपर जुड़ी होती है तथा 2 हिस्सों में दाईं और बाईं लंग्स में जाती है। ब्रोंकिया ब्रोंक्यूल से जुड़ती है, जिसका जाल बना होता है। 2 भाग होते हैं, दायां भाग बड़ा होता है जिसमें 3 लोब्स होते हैं और बाएं भाग में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स करोड़ों एल्वेोल्यूल से बना होता है, जिसमें ढेरों एयर सैक्स होते हैं। ये एयर सैक्स ब्लड वेसल्स से घिरा रहता है। एयर सैक्स और ब्लड वेसल्स के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। वातावरण से ऑक्सीजन नाक द्वारा लंग्स में चला आता है एवं शरीर द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होते हुए नाक द्वारा वातावरण में चला जाता है। लंग्स में हवा के आने जाने को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। सामान्य पूरक प्रक्रिया में
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स एवं डायफ्राम सिकुड़ते हैं तथा रिब केज ऊपर उठता है जिससे वायु अंदर खींची जाती है। रेचक के दौरान पंजड़ी, रिब केज एवं डायफ्राम सामान्य होती है जिससे वायु बाहर निकल जाती है। लंग्स के अंदर वायु का ऑक्सीजन शरीर में बने बेकार कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में होता है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये प्रक्रिया एलिवेली में होता है। वातावरण से आई ऑक्सीजन एलिवेली में प्रिलिमिनरी कैपिलरीज में मौजूद खून में घुल जाती है। ऑक्सीजन की कमी वाले खून से कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिवेली में घुल जाती है। अब खून का प्रवाह ऑक्सीजन को कोशिकाओं में एवं कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से इंटरनल रेस्पिरेशन की मदद से आदान प्रदान करता है। खून में मौजूद आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा रक्त जो कोशिकाओं की दीवार द्वारा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। इसी प्रकार बेकार कार्बन डाइऑक्साइड खून में मौजूद आरबीसी एवं प्लाज्मा द्वारा सोख ली जाती है। ऑक्सीजन की कमी वाले खून वापस लंग्स में पहुंचते हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर छोड़ दी जाती है। अब हम देखेंगे दिमाग किस तरह श्वसन प्रक्रिया को संचालित करती है। श्वसन प्रक्रिया एक इनवॉलेंटरी फंक्शन है। नर्व इम्पल्सेस पॉन्स एवं मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा श्वसन केंद्र में जाती है। सामान्य श्वसन की दर 12 से 15 श्वास प्रति मिनट की होती है। आवश्यकता अनुसार शरीर श्वसन की दर एवं गहराई को एडजस्ट करती रहती है। जब शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत मांगती है तो ब्लड में मौजूद केमो रिसेप्टर दिमाग को सिग्नल भेजता है जिससे श्वसन की दर बढ़ जाती है। बात करने, छींकने और खांसने से भी अल्प समय के लिए श्वसन दर बढ़ जाती है। प्राणायाम क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से 9 तरह के हैं। उसमें नाड़ी शोधना, उज्जयी, शीतली शीतकारी, भ्रष्टिका, कपालभाति है लेकिन उसको क्रिया के अंदर भी लेते हैं, उज्जयी, प्लावनी, मूर्छा, भ्रामरी अगर बोल दिया है तो ठीक है, भ्रामरी। तो ये सारे हैं, 9 है क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर। और अष्टकुंभका की जो हम बात करते हैं, जो हठ योगा प्रदीपिका के अनुसार जो है अष्टकुंभिका कुंभका है, उसमें है सूर्यवेदा, तो उसमें भी सूर्यवेदा है, चंद्रवेदा भी है उसमें 9 में। तो सूर्यवेदना, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, वृष्टिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये अष्टकुंभका है जिसका अभ्यास, इसमें बहुत सारे के नाम शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने होंगे क्योंकि वो एडवांस प्राणायाम उतने पॉपुलर नहीं हैं। और इसको गुरु शिष्य परंपरा के अंदर अगर आमने सामने सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अदरवाइज़ इसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग डिटेल में एक एक प्राणायाम के ऊपर चर्चा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, दिखाते हुए। अभी हम लोग नाड़ी शोधना प्राणायाम, जिसको अविलोम विलोम भी बोलते हैं, अल्टरनेट ब्रीदिंग की बात करेंगे। बाई नासिकाग्री जो है, लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के साथ इसका लिंकेज रहता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। राइट नोस्ट्रिल जो है आपका, वो लेफ्ट ब्रेन के हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, उसके साथ उसका लिंकेज है। राइट हेमिस्फीयर है, ये फेमिनाइन है, ये क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, लव, कंपैशन, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, उसको कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है, ये लॉजिक, रीजनिंग, मैस्कुलिन है, रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों को दिखाता है या कंट्रोल करता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये गंगा बोलते हैं, राइट को जमुना बोलते हैं, इसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं, इसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं,
पिंगला सूर्य नाड़ी हो गया, इदा चंद्र नाड़ी है। दिन में अगर आप देखेंगे या किसी भी वक्त देखेंगे तो एक नॉस्ट्रिल का फ्लो आपको प्रॉपर लगेगा, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है। कभी ईदा का फ्लो प्रॉपर रहेगा, कभी पिंगला का फ्लो रहेगा। ईदा का फ्लो जब प्रॉपर रहता है तो इसका मतलब मेंटल, राइट ब्रेन का हेमिस्फीयर मेंटल आपका है, मानस चित्त है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है तो मेंटल वर्क आप कर सकते हैं। अगर पिंगला प्रॉपरली काम कर रहा है, फ्लो उसका प्रॉपर है, तो फिजिकल एक्टिविटी आप बेहतर कर सकते हैं। बीच में कभी ईडा और पिंगला के साथ दोनों का प्रवाह प्रॉपर हो जाता है, मतलब सुषुम्ना उस वक्त कार्यरत रहती है प्रॉपर। सुषुम्ना जो कार्यरत रहती है तो उसमें मानस शक्ति और प्राण शक्ति दोनों शक्ति बराबर काम करती है, और ये अर्ध नारीश्वर का स्वरूप, फेमिनाइन मैस्कुलिन। तो ये उस वक्त शिव और शक्ति दोनों एक्टिवेटेड रहते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर दोनों काम करते रहते हैं। तो यही हमारा पर्पस रहता है कि बैलेंस करने का, प्राण को बैलेंस करने का ईडा और पिंगला में। अब इसको करने का है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हाथ की स्थिति है, उंगलियों की स्थिति है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को नीचे की ओर कर लेंगे, इसको भ्रूमध्य के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी लिप्स के पास रख सकते हैं। और रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करना है, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करने का, खोलने का है या बंद करने का है। पहले हम लोग अभ्यास करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे नासिकाग्र से और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे 5 से 10 बार। लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर 5 से 10 बार राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको देखनी है कि पूरक इन्हेलेशन में जितना समय लगता है उतना लेंगे, फिर कुंभका करेंगे। 3 तरह के आपके प्राणायाम के अंदर होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो प्राणायाम कुंभक को बोलते हैं, कुंभका को बोलते हैं। तो सारे जो प्राणायाम करते हैं उसमें बिना इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के कुंभका आप नहीं कर सकते, रिटेंशन नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन प्राणायाम कुंभका के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का। तो श्वास को लेने में आपने जितना समय लिया उतना ही समय उसको रिटेन करने का है। फिर आपको दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ने का, लेफ्ट से लिया, रिटेन किया, राइट से उसको छोड़ा। समय रेशियो 1:1:1, ये तीनों में आपको समान समय लेना है प्रारंभिक अवस्था में। फिर आपको दाहिने से जितने समय में लिया, होल्ड किया, उसके बाद बाईं नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ा, एक साइकिल कंप्लीट हुआ आपका। तो 1:1:1 को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग रेशियो, अलग रेशियो की बाद में बात करेंगे। अभी की अवस्था में आप इसी को फॉलो करें। इसके अलावा हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे प्राणायाम में, जहाँ मुद्रा और बंधा की भी ज़रूरत पड़ती है, बंध लगाने की। उद्यान बंधा, जलांध्र बंधा, उद्यान बंधा और मूल बंधा, महाबंधा, महाभेदा बंधा, बहुत सारी चीज़ें, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी की अवस्था में हम लोग सिर्फ रेशियो को मेंटेन करेंगे, इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सिलरेशन। इसके बाद की स्थिति में हम लोग एक्सिलरेशन के बाद भी रिटेंशन करेंगे, दैट इज 1:1:1, 4 बार 1:1:1:1, इनहेलेशन 1, रिटेंशन 1, एक्सिलरेशन 1, रिटेंशन 1। और ये 1 क्या है? 1 है नंबर ऑफ काउंट्स या नंबर ऑफ मंत्र, आप जितने बार करते हैं। अगर नंबर काउंट्स करते हैं तो मन में आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 हुआ। तो 10 आपने किया है तो 10 नंबर तक आपको रिटेन करने का है, 10 नंबर में आपको एक्सेल करने का है, फिर उसके बाद रिटेंशन 10 नंबर तक करने का है, 1:1:1:1। तो ये आपको अभ्यास करना है। तो अभी हम करके 1-2 बार बताते हैं कि कैसे इसको करने का है। हाथ की मुद्रा है आपकी, क्या रहेगी? चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। हाथ की स्थिति, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लिप्स के पास, रिंग फिंगर से पहले आप इनहेल करेंगे, बाएं से ही एक्सेल करने का है।
दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। बाएं से हो गया। अभी आपको सेम दाहिनी नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करने का। मैं 2 ही बार करूंगा, आपको ज़्यादा बार करने का, 10 बार तक करने का। पाँच से 10 बार आपने बाई नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, एक्सहेल किया रिटेंशन के साथ, कुंभक के साथ। दाई नॉस्ट्रिल से भी आपने इनहेल किया, रिटेन किया, एक्सहेल किया, रिटेन किया। ये आपने कर लिया। अभी आप अल्टरनेट करेंगे, ठीक है। इसको भी 1-2 बार कर लेते हैं। ये आपने कर लिया। ये आपका नाड़ी शोधना प्राणायाम रहा। इससे सारे प्राणायाम से ही है, कफ, वित्त और वात जो 3 दोष हैं वो बैलेंस करता है उसको। और रिमार्केबल सारे प्राणायाम के ही फ़ायदे होते हैं। इसमें आपके पूरे सिस्टम को ऑप्टिमम लेवल पर, आपका इंडोक्राइन सिस्टम है, आपका सारे सिस्टम हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका हार्ट से रिलेटेड है, कार्डिक सिस्टम है। ये जितने भी सिस्टम हैं उन सबको, इंडोक्राइन सिस्टम है, सारे सिस्टम को ये ऑप्टिमम लेवल पर काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें ब्लैक बी की आवाज़ निकालते हैं। नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से, नासिकाग्री से श्वास लेते हैं और ये फ्लैप जो कान के हैं इसको इंडेक्स फिंगर से बंद कर देते हैं और ब्लैक बिक की ये आवाज़ निकालते हैं। ये भी बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका, ट्रैंकुलाइजिंग इफ़ेक्ट होता है। मन शांत होता है, स्थिर होता है, इंट्रोवर्शन की ओर दिमाग जाता है। तो इसको हम लोग अभ्यास करते हैं।
इसमें भी आपको रेशियो का ध्यान रखने का है। शुरू में प्रयास कीजिए 1:1:1:1 का रिटेंशन कीजिए इसमें भी। उसके बाद क्षमता अनुसार 1:2, 4:2 कर दें। लेकिन शुरुआत में 1:1:1:1 का ही प्रयास करें करने का। और इसको दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। सन्मुखी मुद्रा रहता है, इसमें अंगूठे से कान के फ्लैप को बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर आँख के ऊपर रहता, ये नासिकाग्र के पास रहता, और ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर लिप्स के ऊपर और नीचे रहता। और उसमें भी नासिकाग्र से सांस लेते, ये भी 5 से 10 बार आप करें। इसके बड़े अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, पूरे सिस्टम के ऊपर ही बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। उज्जयी पर प्राणायाम। उज्जयी का मतलब होता है विक्टोरियस। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, विंड पाइप है हिपोग्लोटिस, उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको नैरो करते हैं, उसको संकीर्ण करते हैं और उसी के द्वारा सांस लेते हैं। एक सूदिंग हमिंग आवाज़ आती है, हमिंग, और छोड़ते भी उसी के हिसाब से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं। उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे और उसी नैरो हो जाएगा, उससे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो सूदिंग आवाज़ आएगी। सारा ध्यान आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर या थायराइड के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और वोकल कॉर्ड, ध्वनि आपकी, इन सब पर है, पूरे सिस्टम पर ही इसका ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग कर लें अभी इसको उज्जयी प्राणायाम, हाथ चिन्ह मुद्रा। और इसमें भी आपको वही करने का है, इनहेल करने का है। अगर 10 काउंट्स तक या 20 काउंट्स तक इनहेल कर रहे हैं, रिटेंशन 20 काउंट्स, एक्सपीरेशन 20 काउंट्स, रिटेंशन 20 काउंट्स, 1:1:1:1। ठीक है, यही करने का है। फिर आप लेंगे, दोनों नाक से श्वास लेना है। जितना समय श्वास लेने में रहेगा उतना रोकेंगे, उतने ही समय तक, उतने ही समय में श्वास को छोड़ेंगे और फिर उतने ही समय तक रोकेंगे। और इन सब में भी बंधा और मुद्रा लगाते हैं, वो हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा जलांध्र बंध, उद्यान बंध और मूल बंधा की, वो हम लोग कभी बंधा करेंगे। फिर उसके बाद उसको प्राणायाम के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो अभी उज्जयी प्राणायाम। ये उज्जयी प्राणायाम हो गया।
और इसका भी अभ्यास आप कीजिए। और इसमें एक खासियत है कि ये आप बैठे अवस्था में, चलते हुए और लेटे हुए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि हमेशा मेडिटेटिव पोस्चर में ही कोई प्राणायाम को करें और पूरे अवेयरनेस के साथ करें, तो उसका असर अलग होता है। अब हम लोग शीतकारी का अभ्यास करेंगे। शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है ये बॉडी को कूल डाउन करती है, बॉडी को ठंडा करती है। गर्मी में या बॉडी में हीट जब ज़्यादा हो गया है तो शीतली शीतकारी करनी चाहिए। वेदर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उस पीरियड के अंदर भी आप कर सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो शीतली और शीतकारी कर सकते हैं। इससे भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है, वो नहीं लगता है। नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो काफ़ी पावरफुल ये सब प्राणायाम है। तो अभी हम लोग करेंगे शीतकारी। इसमें दांत को आपस में मिला देते हैं और दांत के बीच से श्वास लेते हैं, रिटेन करेंगे। उसके बाद नासिकाग्र से, नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। और इसमें भी रेशियो आप वही मेंटेन करेंगे। जितना समय श्वास लेने में लगाएंगे उतना देर रोकेंगे, उतने ही समय छोड़ने में लगाएंगे और फिर उतने ही समय रोकेंगे। कुंभ का, हाँ, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये आप करेंगे। तो ये हो गया शीतकारी। लगे हाथों हम लोग शीतली का भी अभ्यास करते हैं। शीतली में क्या करते हैं, आपकी जिह्वा है, टंग है, उसका ट्यूब बनाते हैं, नली बनाते हैं जहाँ तक संभव हो, और उसी से श्वास लेते हैं, होल्ड करेंगे, फिर नासिकाग्र से श्वास को छोड़ेंगे। मुंह से जीभ की नली से श्वास लेंगे और नाक से, दोनों नाकों से श्वास को छोड़ेंगे। इसका भी समान असर पड़ता है जो शीतकारी का है। तो प्रयास करेंगे हम लोग। ये हो गया आपकी शीतली प्राणायाम। प्राणायाम को डिफरेंट प्रकार में बांटा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे एक तो बैलेंसिंग प्राणायाम। तो बैलेंसिंग में नाड़ी शोधना प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल को आप बैलेंस करते हैं, ईडा और पिंगला को आप बैलेंस करते हैं। दूसरा प्राणायाम है जो कपालभाति और वस्त्रिका प्राणायाम है, जिसका हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, कृपया करके उसे आप देखें, डिटेल में उसकी जानकारी दी हुई है। इसमें श्वास को जोर से छोड़ना और वस्त्रिका में खींचना भी रहता है। तो ये बॉडी को वार्म करता है, एक्टिवेट करता है पूरे सिस्टम को, आपका रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन को, ऑक्सीजन एक्सचेंज को, उसको बढ़ाता है। आरबीसी काउंट बढ़ते हैं इससे। तो ये बॉडी को वार्म करता है, एक्टिवेट करता है। ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट काम करने का, तो वो आपके शीतली, शीतकारी जो आपको कूल डाउन भी करता है, काम करता है, कंपोस्ट करता है। भ्रामरी का भी ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट है, शांत है। उज्जयी को बैलेंसिंग में आप ले सकते हैं कि उज्जयी को बैलेंस करता है। उसके अलावा हीट जनरेशन के लिए जो हीट जनरेट करते हैं उसमें सूर्य वेदना प्राणायाम,
कोल्ड वाले के अंदर आप चंद्र वेदना डाल सकते हैं, शीतली शेतकारी और चंद्र वेदना, वो आपके बीपी को लोअर साइड में ले जाता है। सूर्य वेदना हाई करता है उसको। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आप बना सकते हैं उसके हिसाब से, और आवश्यकता अनुसार उसको आप कर सकते हैं। बॉडी वार्म हो रहा है तो उसको कूल डाउन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्शन है आपका तो इंट्रोवर्शन के लिए आप उसको क्या करेंगे, फिर इंट्रोवर्शन वाले करेंगे प्राणायाम, जिससे वो आपका, यानी कौन सा करेंगे, या तो आप बैलेंसिंग करेंगे, अल्टरनेट ब्रीजिंग, नाड़ी शोधना करेंगे जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाए। तो ये आइडियल है नाड़ी शोधना, इसीलिए उसको बेस्ट बताया गया है कि ईडा और पिंगला को कंट्रोल करता है, अर्ध नारीश्वर के स्वरूप के मुताबिक उसको करता है। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर हैं उसको बैलेंस करता है। तो आपका पर्सनालिटी जो आपकी है वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होने पाती है। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।